हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एडू अबोर्ड। मैं ओम प्रकाश। मैंने अपने बारे में पहले वीडियोस में भी बारे में बताया हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो 8th क्लास का जो पहला चैप्टर है, फूड प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसका पहले वीडियो में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज़ एन एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज़ अ क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, और बाकी क्रॉप्स के टाइप्स भी हमने पढ़े थे। खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, ज़ैद क्रॉप्स क्या होते हैं, इनका हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड क्या क्या होता है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। इसके अलावा साथ में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी डेट इज़ प्लोइंग, जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला स्टेप है, उसके बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। सोइंग के बारे में हमने पढ़ा था कि सोइंग क्या होता है और सोइंग में किस प्रकार के बीजों का यूज़ किया जाता है, विच टाइप ऑफ सीड्स आर यूज्ड या विच टाइप ऑफ सीड्स आर सोन। देन हमने ये भी पढ़ा था कि क्रॉप्स को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और क्रॉप रोटेशन क्या होता है और उस क्रॉप रोटेशन से जो सॉइल है मिनरल एनरिच कैसे हो जाती है। तो ये जो सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, उसमें हम बाकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जो रिमेनिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उनमें पहला जो मतलब इस वीडियो में जो पहला टॉपिक है वो इरिगेशन है, ये 4th स्टेप है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो व्हाट इज़ एन इरिगेशन? तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम फसल को अलग अलग समय पर पानी देते हैं उसी को इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो किस क्रॉप को कब पानी चाहिए और किस टाइम चाहिए और कितना पानी चाहिए वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की क्रॉप उगाई गई है, किस प्रकार की मिट्टी और किस प्रकार का सीजन है। जैसे लाइक इन समर प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर, गर्मियों में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर देन द खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होते हैं जैसे गेहूं वगैरह है या मस्टर्ड है, उनको एज़ कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप्स कम पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो वाटर जो हम मिट्टी में डालते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करते हैं। ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रूट्स ओनली, ठीक है। मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद वाटर। तो वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ जो मैन्योर्स हमने डाले हुए खेत में या जो फर्टिलाइजर्स है वो भी एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। वाई डू द प्लांट्स नीड मोर वाटर इन समर? तो समर में क्यों जरूरी हो, ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनको? बिकॉज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। तो गर्मियों में क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है, तो इससे जो मिट्टी में पानी है वो एक जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और उसी कारण क्या कहते हैं जो पौधों की लीव्स है उसके थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं वो भी होता है। तो इसके लिए समर में पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स, क्यों वाटर इंपॉर्टेंट हो प्लांट्स के लिए? क्यों? बिकॉज प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर 90% वाटर होता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 70% जो ह्यूमन बींग का जो बॉडी पार्ट है वो पानी है उसके अंदर, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स बिकॉज सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन ड्राई कंडीशंस। तो जो बीजों के क्या कहते हैं जर्मिनेशन है, अंकुरण के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ड्राई कंडीशंस में बीज नहीं उगते हैं, उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज न्यूट्रिएंट्स गेट डिजॉल्व इन प्लांट्स विच इट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यों पानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और इससे डिजॉल्व फॉर्म में जो पौधा है क्या कहते हैं पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है और उसी में फिर उसी फॉर्म में ये अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। तो पानी क्या है, फसलों को ठंड से भी बचाता है और साथ साथ गर्मी से बचाता है। हमें पता है कि गर्मी से तो बचाते बचाते इसके साथ साथ ठंड से भी जो पानी है पौधों को बचाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो पानी किस लिए चाहिए? ताकि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे और इस नमी के कारण जो क्रॉप्स होगा वो हेल्दी होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी और फिर उसके बाद जो उसकी ईल्ड होगी, उसकी जो पैदावार होगी, जो उसका प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होता है।
Now, sources of irrigation. तो what are the sources of irrigation? तो it includes wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, tanks, dams and canals. यानी ये कई सारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। हम डिपेंडिंग ऑन द एरिया, रीजन या ऑन द अवेलेबिलिटी हम इनमें से कोई सा भी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। वाटर फ्रॉम द वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स, मोट, राहट और ढेकली। तो कुएं में से अगर इरिगेशन करना है फील्ड को तो उसका जो पानी है या तो पंप्स के द्वारा निकाला जाता है, या मोट के द्वारा, या राहट के द्वारा, या रहट भी कहते हैं इसको, या ढेकली के द्वारा निकाला जाता है। पंप्स रन ऑन डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी। जो वो ट्यूबवेल्स हैं या पंप्स जो लगे होते हैं वो किस पर कैसे चलते हैं, या तो डीजल या बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी चाहिए, चाहे सोलर एनर्जी क्यों ना, तो वो एनर्जी पर रन करते हैं। जैसे आपने घर में भी पंप को देखा होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वैसे ये भी पंप्स ऐसे चलते हैं। कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर वाटर रिजर्व्स और फ्रॉम द रिवर्स। जो कैनाल्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नहर कहते हैं, यह एक नदी से निकाले जाते हैं, या कोई बहुत बिग वाटर रिजर्वोयर है वहाँ से कैनाल से निकाला जाता है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू टेक वाटर फॉर इरिगेशन। जो बड़ी एक कैनाल होती है उसको बाद में कई सारे छोटे छोटे कैनाल्स यानी में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसका यूज़ किया जाता है किस लिए, टू इरिगेट द फील्ड। In the river lift system, water is directly drawn from the rivers and used for irrigation in areas close to rivers. तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी होता है डायरेक्टली रिवर से निकाला जाता है, और नदी के आसपास जो क्षेत्र होते हैं, जो एरियाज हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, उनको इरिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर विच फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरियाज। जो टैंक्स होते हैं एक तरह का तालाब ही होता है, ये पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैन मेड होते हैं टैंक्स जनरली। तो एक रिजर्वॉयर है वाटर का, और इसमें पानी, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, बाद में आसपास के जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो दो मेथड्स हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, इन दिस मेथड ह्यूमन और कैटल लेबर इज़ यूज। इसमें या तो ह्यूमन मनुष्य खुद यूज़ अपने आप को यूज़ करता है, या फिर कैटल कोई पशु को यूज़ करेगा, जैसे बैल वगैरह हो गए। दिस मेथड इज चीपर बट लेस एफिशिएंट। सस्ता है लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं होता है, ये इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है, पहले जब तक मॉडर्न मेथड्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या था ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते थे। तो दिस मेथड इंक्लूड्स, देखो मोट है, पुली सिस्टम पर है, ये देखो ये मोट है, ये वाला मोट है, यहाँ पे ये पुली लगी हुई है, पुली। ठीक है, तो इसमें एक बाल्टी को रस्सी के सारे बांधा होता है, फिर उसको नीचे कुएं में डाला जाता है, जिसके द्वारा फिर पानी निकाला जाता है। चेन पंप है, ये एक चेन पंप है, देखो इसमें भी पुली है। एक्चुअली में ये सारे जो सिस्टम्स हैं जनरली पुली बेस्ड हैं ये। ठीक है, तो ये चेन सिस्टम है, इसमें एक बकेट बंदी होती है उस व्हील के ऊपर, और ये चलता रहता है चेन। ठीक है, तो ये जब नीचे जाएगा पानी भर के लेकर आएगा, फिर ऊपर ये पानी यहाँ गिरा देगा। ढेकली है, देखो ढेकली ये होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो एक लॉग ऑफ वुड है, उसके नीचे यहाँ वेट बंधा हुआ है। इसमें जो व्यक्ति है, जो किसान है, जो पर्सन है, वो क्या करता है, इट पुश डाउन इट, ये नीचे इसको डालता है कुएं के अंदर, एंड देन ड्रॉप वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, उस फिर पानी खींचता है। ये राहट है। राहट में कई सारे बकेट्स लगे हुए हैं, एक जाइंट व्हील होता है, और ये कुएं में लगा दिया जाता है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ देखो कि एक एनिमल, यानी बैल कह सकते हो, इवन कोई भी एनिमल यूज़ कर सकते हो, जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं लोड वाले एनिमल्स होते हैं। इवन आप क्या कहते हैं भैंसे को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके द्वारा ये खींचा जाता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, जब यहाँ ये बैल चलेगा तो ये स्ट्रक्चर घूमेगा, इसके हिसाब से ये यहाँ व्हील से जुड़ा होता है, और ये फिर व्हील जो होता है रोटेट करता है। ठीक है, जैसे व्हील रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये कुएं के अंदर जाएगा, ये बकेट्स में पानी भर जाएगा, ये ऊपर फिर आ जाएगा पानी। तो ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड में मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहट का यूज़ किया जाता था। आज भी बहुत जगह इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स है। तो दिस मेथड्स इज वाटर इकोनॉमिकली, इनमें जो
पानी है बहुत क्या कहते हैं एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें दो सिस्टम आ जाते हैं, एक ड्रिप सिस्टम है, एक स्प्रिंकल सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान रखना ड्रिप बूंद बूंद करके पानी होता है तो उसको ड्रिप कहते हैं। तो इन दिस सिस्टम वाटर इज मेड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द अरेंजमेंट ऑफ पाइप। तो इसमें क्या है, देखो ये पाइप का अरेंजमेंट है, ये कई सारे पाइप्स लगे हुए एक फील्ड में, ये पाइप है, इधर पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है। तो ठीक है, इसके पाइप्स के थ्रू ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि पानी पौधों के जड़ में ही गिरे। देखोगे आप यहाँ पे ये स्मॉलर पाइप्स निकले हुए होते हैं, मेन पाइप से स्मॉलर पाइप्स निकले हुए हैं, इनके थ्रू पौधों के जड़ों में पानी गिराया जाता है। तो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है बहुत इसकी क्या कहते हैं बहुत बड़ी मतलब एडवांटेज है कि इसमें पानी का वेस्टेज नहीं है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक टू वाटर फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज। तो जहाँ जिस बाग में हमने फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं या गार्डन में फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं या पेड़ों को पानी देने के लिए बेस्ट सिस्टम माना जाता है। इट इज़ अ बोन इन द एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहाँ पानी की बहुत कमी है वहाँ के लिए तो एक वरदान है ये। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी उस क्षेत्र में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर किसी और मेथड से करेंगे तो वेस्टेज ऑफ वाटर चला होगा, इस मेथड से करेंगे तो पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, पानी बचा भी रहेगा और पौधों को भी मिल जाएगा। तो ये ड्रिप सिस्टम है। ठीक है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स इन विच वाटर इज मेड टू फॉल एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंकल सिस्टम है। ये स्प्रिंकलर देखो फाउंटेन की तरह स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो इट इज़ मोर यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल और ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जैसे रेगिस्तान वाला एरिया हो गया या जहाँ अनइवन लैंड है यानी कहीं ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है इट बिकम्स द बेस्ट मेथड टू इरीगेट द फील्ड्स। या फिर उस एरिया में भी इनका यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर क्या होता है कि पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी वाले एरिया में इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका ड्रॉबैक है, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। तो इट थ्रोज वाटर ऑन द क्रॉप्स लाइक ए फाउंटेन। तो एक फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह ये पौधों के ऊपर पानी फेंकता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स विथ रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। तो ये भी पाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, नीचे एक मेन पाइप जा रहा होगा, नीचे एक मेन पाइप होता है, इस मेन पाइप से ये सब पाइप्स जोड़ दिए जाते हैं। इन सब पाइप्स के ऊपर एक रोटेटिंग नोडल होता है। ठीक है, ये रोटेटिंग नोडल है, ये सब पाइप है और इसके नीचे ये मेन पाइप जा रही है। कई सारे एक मेन पाइप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है तो दिस पाइप्स आर जॉइंट टू द मेन पाइप एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, सब पाइप से एक मेन पाइप से एक रेगुलर इंटरवल पे जुड़े होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। वाटर इज पम्प्ड विद द हेल्प ऑफ ए पंप एंड अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप विद प्रेशर। ठीक है, तो एक पानी जो होता है पंप से निकाला जाता है और फिर उसको मेन पंप में डाला जाता है और वो प्रेशर के साथ इस मेन पाइप में पानी जाता है। जब मेन पाइप में प्रेशर के साथ पानी जाएगा तो इट विल कम अपवर्ड थ्रू दिस सब पाइप्स एंड जो रोटेटिंग नोजल है इट विल अलाउ द वाटर टू फॉल ऑन द क्रॉप्स लाइक ए फाउंटेन। ठीक है, इट्स मेन ड्रॉप इज डेट देयर इज वेस्टेज ऑफ वाटर। इसमें पानी की बहुत क्या कहते हैं, कह सकते हो कि बहुत नुकसान होता है, वेस्टेज होता है पानी का। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इन सभी मेथड्स में अगर हमने पढ़ा जो इरिगेशन के मेथड्स हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, अगर बेस्ट मेथड देखा जाए तो ड्रिप सिस्टम है। लेकिन ड्रिप सिस्टम के भी अपने डिसएडवांटेज है क्योंकि उसमें पाइप्स का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एंड देन इट बिकम्स कॉस्टली। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स या वीडिंग कहते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद द मेन क्रॉप। तो जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप्स के साथ फील्ड में उगाते हैं। उनकी ज़रूरत नहीं होती उगने की, लेकिन जब ऐसे पौधे उगाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। दिस कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लाइट। जब ये वीड्स आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मेन फसल को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि मेन फसल के साथ ये किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं, जगह के लिए करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए करते हैं, वाटर पाने के लिए करते हैं और लाइट पाने के लिए करते हैं। अगर किसी फील्ड में वीड्स ज़्यादा होंगे तो उसमें जो मेन क्रॉप होगी उसका जो ग्रोथ होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, वाटर एंड लाइट है, ये वीड्स अपने ले लेंगे।
दिस हार्म द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो ये जो वीड्स होते हैं मेन क्रॉप के ग्रोथ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सम वीड्स में बी पॉइजनस टू एनिमल्स एंड इवन टू ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं कि जो एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं। सो रिमूवल ऑफ वीड्स बिकम नेसेसरी एंड द प्रोसेस इज नोन एज वीडिंग। इसलिए खेतों में से वीड्स निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं यानी जो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द मेन फील्ड इज नोन एज वीडिंग। ठीक है, मेथड्स क्या है? तो टिलिंग या प्लोइंग बिफोर सोइंग हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विद देन गेट्स मिक्सड विद द सॉइल। खेत जोतने से पहले जब हम खेत जोतते हैं तो उसके द्वारा जो होते हैं, जो वीड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अपरूट हो जाते हैं, निकल आते हैं, और उसी को मेन फील्ड में फिर जोत दिया जाता है। द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन द वीड्स। तो वीड्स निकालने का जो सही समय होता है वो है कि जब वीड्स में मतलब फ्लावर आने शुरू हो जाएं या सीड्स बनने शुरू हो जाएं, उससे पहले उनको निकाल देना चाहिए। दिस कैन बी रिमूव्ड मैनुअली विद द हेल्प ऑफ स्पर्ड और ट्रॉवल, जिसको हिंदी में खुरपी कहते हैं। ये देखो खुरपी है, तो हाथ से इसको खुरपी के द्वारा वीड्स को निकाल दिया जाता है। देन केमिकल्स लाइक वीडीसाइड्स, जिनको हम कहते हैं केमिकल्स यूज टू किल वीड्स आर नोन एज वीडीसाइड्स, लाइक 2,4-D है। ठीक है, तो वीडीसाइड्स आर केमिकल्स एंड डू नॉट हार्म द क्रॉप बट can be harmful to the farmer, so they must cover their nose and mouth with a piece of cloth while spraying weedicides। तो जो weedicides होते हैं केमिकल्स होते हैं, क्रॉप्स को तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन फार्मर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि व्हेन स्प्रेइंग फार्मर को क्या करना पड़ता है, अपने मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो वीडीसाइड्स के वीडीसाइड्स जो है उसका जो केमिकल है वो उनके नाक के अंदर या उनके शरीर के अंदर ना चला जाए। अगर उनके अंदर चला जाएगा तो ये जो वीडीसाइड्स होते हैं फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, उसको बीमार भी कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वीडिंग या प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्लियर? नाउ कमिंग टू हार्वेस्टिंग। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हार्वेस्टिंग, यानी फसल जब पक जाती है उसको काट देना हार्वेस्ट कहलाता है। तो व्हेन द क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड आफ्टर 3 to 4 months इट इज़ कट डाउन। ठीक है, तो जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो 3-4 महीने बाद फसल जब पक जाती है तो उसको काटा जाता है, तो उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर कंबाइन। तो हार्वेस्टिंग को हाथ से भी, यानी सिकल, ये सिकल का है, देखो सिकल ऐसा होता है, दरांती कहते हैं इसको, इससे काटा जाता है, या फिर मशीन जो हार्वेस्टर कंबाइन कहा जाता है। ये हार्वेस्टर और कंबाइन है, यानी ये हार्वेस्ट भी कर रहा है और क्या कहते हैं थ्रेशिंग भी करता है ये। ठीक है, फसल को जो दाने होते हैं उसको उनके स्टॉक से अलग भी कर रहा है, और साथ साथ इसमें विनोइंग भी होती है। एक और प्रोसेस आ जाता है विनोइंग का, यानी जो दाने हैं उनको हंस के अलग करना। तो आजकल जो छोटे स्केल के फार्मर्स होते हैं, यानी जिनके पास छोटे लैंड है, वो तो जनरली हाथ से फसल काट लेते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, फार्म्स होते हैं, तो उनमें ये इनका कंबाइन का यूज़ किया जाता है। So the grain seeds are separated from the chaff and this is called threshing. Threshing is done with the help of a combine. ठीक है, तो ये combine है, ये हार्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, थ्रेशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्मॉल फार्मर्स डू थ्रेशिंग विद द हेल्प ऑफ ए विंड एंड इट इज़ कॉल्ड विनोइंग। तो ये है ना कि जो छोटे स्केल के फार्मर्स होते हैं, छोटे लैंड वाले फार्मर्स हैं जिनके पास छोटा लैंड है, तो वो हाथ से ही फसल काटते हैं, गट्ठर बांधेंगे, लेके जाएंगे ऐसे फील्ड में जहाँ जाकर उसको पीटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ठीक, सॉरी क्या कहते हैं, थ्रेश करते हैं। थ्रेशिंग के लिए ये छोटे स्केल्स वाले जो फार्मर्स हैं वो हाथ से फसल को पीट भी सकते हैं। ठीक है, किसी बड़े सख्त क्या कहते हैं उस पर सरफेस पे फसल को पूरी डंडी के साथ पीटते हैं, तो वो फसल जो है, स्टॉक जो है वो ग्रेन से अलग हो जाते हैं। अब क्या हो गया कि उसके अंदर हस्क और ग्रेन्स बचेंगे, तो ग्रेन्स को हस्क से अलग करने के लिए विनोइंग का यूज़ किया जाता है। इसमें एयर का यूज़ किया जाता है, हवा का यूज़ किया जाता है। जब हवा चलती है तो ये विनोइंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं वो हैवियर हैं, वो एक जगह जाके इकट्ठे होंगे, जो हस्क है वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, तो वो दूसरी जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन बड़े स्केल पे, बड़े फार्म्स वगैरह पर इस कंबाइन का यूज़ किया जाता है, जो ये तीनों प्रोसेस हार्वेस्टिंग का, थ्रेशिंग का और विनोइंग का करता है। क्लियर ना? अब फसल कट गई है, उसका थ्रेशिंग भी हो गई है, विनोइंग भी हो गई, तो अब क्या है कि आगे
फसल उगाने के लिए किसानों को बीज के रूप में भी फसल रखनी पड़ती है, या अपने यूज़ के लिए भी रखना पड़ता है, या बेचने के लिए भी रखना पड़ता है। तो वो देन कम्स द नेक्स्ट या लास्ट प्रोसेस इज स्टोरेज। तो फार्मर्स स्टोर्स देयर ग्रेन्स टू बी यूज्ड इन फ्यूचर। बिफोर स्टोरेज द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। क्यों? वाई? क्योंकि because the fresh grains have more moisture which will spoil them or make them attacked by microorganisms like bacteria, fungi or insects and pests like rats। ठीक है, तो इनमें मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर से क्या होगा, ये बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन उनके अंदर हो सकता है, या इंसेक्ट्स उनको खा सकते हैं, या जो रेट्स वगैरह उनको खा सकते हैं। तो मॉइस्चर कैन बी रिड्यूस देयर जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। तो जो मॉइस्चर होता है उससे जो बीज की जर्मिनेटिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए बीज को अच्छी तरीके से सुखा कर स्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको पहले धूप में सुखाया जाता है अच्छी तरह से, ताकि उनके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए, और उसके बाद स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टोर करना है। तो नॉर्मली फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बैग्स, बोरियों में इकट्ठा करते हैं, या फिर मेटेलिक बीन्स होते हैं, बड़े बड़े जो कहते हैं लोहे की टंकी बनी होती है फसल, ये गेहूँ अनाज वगैरह स्टोर करने के लिए, उसमें करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोग होते हैं स्टोर करने से पहले उसमें ड्राई नीम लीव्स डालते हैं, नीम की पत्तियां डालते हैं जो सूखी होती हैं, क्योंकि दीज लीव्स कीप अवे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं, ड्राइड लीव्स होती हैं नीम की, ये क्या करती हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पेस्ट हैं, उनको दूर रखते हैं। उसके स्मेल से क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। ध्यान रखना, नीम जो लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी, उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पत्ती जो है तो उसका भी यूज़ किया जाता है। नीम देखो बहुत एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पेड़ है, इसके बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एज ए मेडिसिन के रूप में। ठीक है, तो एक केमिकल टैबलेट्स वगैरह का यूज़ ना करके, यानी दवाइयों का यूज़ ना करके, जो है एक कह सकते हैं ऑर्गेनिक मेथड है ग्रेन्स का इकट्ठा कर मतलब स्टोर करने के लिए। तो वह है कि नीम की लीव्स डाल दी जाएँ उन स्टोरेज बीन्स में, ताकि उनके अंदर कीड़े वगैरह ना आए। लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ए बिग गोडाउन्स और सिलोज और ग्रेनेज। बड़े क्वांटिटी में जब ग्रेन्स हैं उनको स्टोर किया जाता है गोडाउन में या सिलोज में। ये देखो, ये सिलोज की फ़ोटो है, या ग्रेनरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको 6th क्लास का चैप्टर याद हो हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला, तो वहाँ से भी ग्रेनरीज मिली थी, वहाँ के लोग भी स्टोरेज करते थे फूड ग्रेन्स वगैरह को। ठीक है, ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सके अपने खाने के लिए, चाहे नेक्स्ट फसल उगाने के लिए। तो बिफोर स्टोरेज दीज आर ट्रीटेड विद केमिकल्स टू कीप अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। तो यहाँ नीम की लीव्स नहीं डाली जाती सुखाकर, यहाँ पर क्या है कि इनको केमिकल्स, इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह को, यानी रेट्स वगैरह को दूर रखें। क्लियर? तो ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे। ठीक है, उम्मीद है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर आप ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले पहली वीडियो इससे रिलेटेड जो है चैप्टर 1 का, वो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो हम ब्रेन बूस्टर्स की बात करेंगे उससे पहले हम एक एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, तो ये जीव जंतुओं को पालना है, पशुओं को पालना बेसिकली। ठीक है, जब लार्ज स्केल पर हम पशुओं को पालते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो मैनी पीपल रेयर एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कैन बी डन अलोन और अलोंग विद द क्रॉप प्रोडक्शन। तो एक कोई व्यक्ति इसको एनिमल हस्बेंड्री को यानी सिर्फ पशुपालन भी कर सकता है, या फिर फसल उगाने के साथ साथ भी वो जानवरों को पाल सकता है। ध्यान रखना, ये साथ में भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। When it is done along with the crop production, it provides extra income to the farmers। जब ये एग्रीकल्चर के साथ करते हैं कुछ लोग इसको, तो वो इनको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, इनको किसानों को मिलता है। These animals have to be provided with proper food, shelter and care। लेकिन पशुपालन इतना आसान नहीं है, इनके लिए भी अच्छा खाना देना पड़ता है, इनके लिए भी अच्छा शेल्टर होना चाहिए, और इनकी भी सही ढंग से देखभाल होनी चाहिए। क्योंकि जानवर में एक बार कोई एक जानवर बीमार हो गए तो सारे जानवर बीमार हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो एनिमल्स आर रियर एट होम्स और फार्म्स। तो एनिमल्स को घर पे भी पाला जा सकता है या फार्म्स में भी पाला जा सकता है।
These animals provide different kinds of food like milk, eggs, meat and other things. तो ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट मिलते हैं। अदर थिंग्स में इनके स्किन्स का यूज़ किया जा सकता है, इनके स्किन्स का यूज़ किया जाता है लेदर वगैरह बनाने में। तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ मिल्क एनिमल्स, यानी दूध देने वाले जानवर, गाय भैंस पालना हो गया, एपीकल्चर हो गया, रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन हो गया, पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर, तो रेयरिंग ऑफ फिश, ध्यान रखना। तो बेसिकली रेयरिंग ऑफ जो फिश है वो पिसिकल्चर होता है, लेकिन एक्वाकल्चर में रेयरिंग ऑफ फिश भी प्लस अदर एक्वेटिक एनिमल्स या क्या कहते हैं जो वेजिटेशन है वो भी आ सकता है। सेरिकल्चर में क्या होता है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स होता है, यानी रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो जो एनिमल हस्बेंड्री है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और साथ साथ दूसरे लोगों को ये और चीज़ें देने के अलावा साथ साथ जो इनको पालते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकता है अगर वो एग्रीकल्चर के साथ कर रहे हो। पोल्ट्री हो गई, जैसे मुर्गी पालन के जिसको कहा जाता है, तो उसमें मुर्गी पाला जाता है भाई अंडे देने के लिए, या मुर्गे भी पाले जाते हैं तो मीट प्रोवाइड करने के लिए पाले जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। तो कमिंग टू ब्रेन बूस्टर्स, तो ब्रेन बूस्टर्स को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वीडियो में जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो द फॉल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद प्लोइंग और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज, यानी प्लोइंग यानी खेत जोतने से संबंधित जो गलत कथन है वो कौन सा है। तो इन दिस प्रोसेस द सॉइल इज मेड सॉफ्ट और एरिटेड, इस प्रोसेस में सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है, और एरिटेड मतलब है कि उसके अंदर हवा मिक्स हो जाए, इतना सॉफ्ट हो जाए वो। इन दिस प्रोसेस द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल कम आउट, इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर हैं वो ऊपर को आ जाते हैं। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए प्लॉकशेयर और होवर और कल्टीवेटर, ये प्लॉकशेयर हो या कल्टीवेटर से किया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। द फर्टिलाइजर कंटेनिंग मल्टी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इज, इन फर्टिलाइजर्स में किस में एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो यूरिया है, पोटाश है, सुपर फॉस्फेट है, या NPK है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अभी हम इनको देखते हैं। तो दीज आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, इनको बोया जाता है कब, अक्टूबर नवंबर में। दीज आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, इनको कब काटा जाता है, मार्च अप्रैल में। ग्राम, कॉटन, व्हीट, मेज आर रबी क्रॉप्स, तो ग्राम, कॉटन, व्हीट, मेज और जो है ये रबी क्रॉप्स है। तो द फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर, तो इनमें से गलत कथन कौन सा या गलत कथन कौन से हैं। ठीक है, नाउ स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। तो वीड्स का क्रॉप प्लांट्स के ऊपर मेन इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इसमें से हमने ऑप्शन चूज़ करने। तो पहले देखते हैं, दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो हेल्थी, ये क्रॉप प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने में मदद करते हैं। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग यानी फसल काटने के समय में मतलब इंटरफेयर करते हैं, यानी फसल को सही ढंग से कटने नहीं देते, या ये फसल के साथ ही कट जाते हैं। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। दे कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट, ये मेन फसल के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट के लिए कम्पीट करते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है या कौन से हैं, क्लियर। नेक्स्ट है द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स आर, तो फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन है, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटाशियम है, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड आयरन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप्स, तो ये जो ऑप्शंस दिए गए, जो सेट दिए गए, इनमें से खरीफ क्रॉप्स का सही क्या कहते हैं फसल कौन कौन से हैं। तो कॉटन, पैडी, पैडी मीन्स राइस होता है, ध्यान रखना। पी लिनसीड है, फिर पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन्स है, ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड व्हीट है, मेज, पैडी, लिनसीड एंड सोयाबीन्स है ना। सिल्क फार्मिंग इज नोन एज सिल्क फार्मिंग, यानी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या एग्रीकल्चर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स मेक सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, इनमें से किसके द्वारा जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन एनरिच हो सकती है, यानी कौन सी फसल ऐसी है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को पूर्ति कर देती है। तो व्हीट है, ग्राम है, पोटैटो है, मेज है। ग्राम ध्यान रखना चना है, और जो चना होता है लेग्यूमिनस प्लांट होता है, यानी दाल वाला पौधा माना जाता है।
मैच द फॉलोइंग, तो हनी बी सिल्क वॉर्म और फिश है, दूसरे में एक्वाकल्चर, एपीकल्चर और सेरिकल्चर, तो इनके कल्चर से मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अफेक्ट्स एग्रीकल्चर इन इंडिया, इनमें से कौन से ऐसे कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर खासतौर जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या ये सभी। इन विच सीजन जैद क्रॉप्स आर ग्रोन, किस सीजन में जैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो ऑटम, समर, रेनी या स्प्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इनमें से सेकंड स्टेप कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, प्लोइंग है, इरिगेशन है, सोइंग है या वीडिंग है। हमें पता है ना 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, तो उसमें सेकंड नंबर पर कौन सा आता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैमेज सीड्स, खराब बीजों का इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा लक्षण है। डैमेज सीड्स आर हॉलो, डैमेज सीड्स हॉलो होते हैं। डैमेज सीड्स आर लाइटर, डैमेज सीड्स लाइटर होते हैं। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी एंड आर देन ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड, तो इनमें से किस फसल के पौधे पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, उसके बाद फिर मेन फील्ड में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पैडी यानी राइस, वीट, मेज एंड ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टेक्निक टू वाटर प्लांट, फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, तो फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और पेड़ों को पौधे देने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है, इरिगेशन की, स्प्रिंकलर, ढेकली, राहट या ड्रिप। ध्यान रखना ये क्वेश्चन से नीचे आंसर की भी दिया है, लेकिन कोशिश ये करें आप लोग कि पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सही ढंग से अच्छी तरीके से वीडियो को देखें। और वीडियो कोई भी वीडियो अगर आप देखें तो शुरू से अंत तक बने रहें, उसको शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपकी जो नॉलेज हो अच्छी तरीके से एनरिच हो सके, अच्छी तरीके से कह सकते हैं पॉलिश हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो आप सबको